ये सिर्फ एक उंगली है इंक में डूबी हुई। यही उंगली तय करती है देश का भविष्य। एक वोट किसी सरकार को बना भी सकती है और गिरा भी सकती है, और इस वोट की पवित्रता बनाने की जो जिम्मेदारी है वो है इलेक्शन कमीशन। आज सवाल ये नहीं है कि आप वोट किसे देंगे, आज का सवाल ये है कि आज का इलेक्शन कमीशन क्या उतना ही निडर, निष्पक्ष, स्वतंत्र और ईमानदार है जितना 1950 में हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग का निर्माण किया था। आज जैसा कि हम सबको पता है कि देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो आज देश में 6 नेशनल पार्टीज और 64 रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी हैं। ये पार्टीज चुनाव प्रचार के दौरान आज देश में धर्म, जाति, क्षेत्रवाद और यहां तक कि कई बार चुनाव में सेना का भी सहारा लेती हैं। क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है, या यूं कहें क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? परंतु जब इलेक्शन कमीशन इन पार्टीज को, इन राजनीतिक दलों को केवल एक नोटिस थमा देता है और चुप्पी साध लेता है, क्या ये चुप्पी लोकतंत्र की हार नहीं है? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था, जिसका मेंशन आर्टिकल 324 से 329 पार्ट 15 में किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जो पहली जिम्मेदारी है देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। परंतु जब इलेक्शन कमीशन रूलिंग पार्टी के दबाव में काम करता है तो इसे देश में खासकर लोगों में प्रजातंत्र के प्रति अविश्वास क्रिएट हो जाता है। इसलिए कई बार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, क्रेडिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जैसा कि 1975 में जब देश में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया आंतरिक आधार पर, क्योंकि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया और उसके बाद इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को एमरजेंसी लगाई, तो देश के में विपक्ष के कई नेताओं को चुनाव में नॉमिनेशन भरने से वंचित किया गया और इलेक्शन कमीशन केवल एक मूक दर्शक बनकर रह गया। क्या ये एक लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? उसके बाद दौर आया 1990 में, जब देश में पहली बार नई उमंग, नई क्रांति और नए लोकतंत्र की शुरुआत हुई। नाम है टीएन सेशन। उसका नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, चारों तरफ नाम गुंजा एक ईमानदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जैसा कि मैंने पहले बताया, टीएन सेशन। उन्होंने कहा कि आज चुनाव आयोग सरकार का नौकर नहीं बल्कि लोकतंत्र का एक पहरेदार है। उन्होंने कहा आई ईट पॉलिटिक्स फॉर ब्रेकफास्ट। टीएन सेशन ने हर तरह के इलेक्शन कमीशन में सुधार किए। उन्होंने कहा था कि अंबेडकर का एक सपना था, यदि देश में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होंगे तो डेमोक्रेसी भी मजबूत होगी और लोगों का प्रजातंत्र में एक विश्वास बढ़ेगा।
उन्होंने न केवल क्रिमिनल पॉलिटिक्स, धन, बल, बल्कि अगर कोई पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान लिखकर या धर्म, जाति या क्षेत्र का यूज करेगी तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने हर तरह से इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म किए, जिसे लोगों ने चारों तरफ टीएन सेशन का नाम लिया। उन्होंने कहा यदि देश में टीएन सेशन जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे तो इसे देश में एक प्रजातंत्र के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत दुनिया का एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री है। फिर दौर आया 2009 का, जब यूपीए गवर्नमेंट चल रही थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपाल स्वामी ने ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल से एक इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला को हटाने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि नवीन चावला पल पल की खबर कांग्रेस को दे रहा है और इसे इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम होती जा रही है और जनता में एक असंतोष उत्पन्न हो रहा है। परंतु बड़ी विडंबना की बात है कि एन गोपाल स्वामी की रिटायरमेंट के बाद नवीन चावला को न केवल हटाया गया बल्कि उसको उसके बाद देश का अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया और इसे देश में प्रजातंत्र के प्रति लोगों में एक बहुत बड़ा असंतोष क्रिएट हो गया। फिर बात आती है 2019 की, जब फरवरी 2019 में पाकिस्तान के एक टेररिस्ट ग्रुप जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा अटैक किया। इस अटैक का बदला लेने के लिए 26 फरवरी को हमारी एयरफोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक की, या ये कहें बालाकोट एयर स्ट्राइक की। इस स्ट्राइक का यूज, या ये कहें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का यूज नरेंद्र मोदी और हमारे गृह मंत्री ने डिफरेंट राज्यों में, जब देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था अप्रैल मई 2019 में, कई राज्यों में मोदी ने कहा कि हमने दुश्मन देश में घुसकर उनको मारा। यही मोदी का नारा है, यही मोदी की गारंटी है। जबकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर हम बात करें कोड ऑफ कंडक्ट की, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या कहें आचार संहिता की शुरुआत पहली बार 1960 में केरला में शुरू की गई थी, लेकिन पूरे देश में इलेक्शन कमीशन के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की शुरुआत जब 1971 में जनरल इलेक्शन हुआ, उस समय इसका पहली बार पूरे देश में, इंटायर कंट्री में यूज किया गया था। उसके बाद 2023 में, जब 2023 में सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन में जो अपॉइंटमेंट है उसको लेकर एक अहम जजमेंट आया, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अनूप बर्नवाल एक आईएएस अधिकारी था। उन्होंने 2015 में इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दायर की। उन्होंने कहा जिस प्रकार हायर जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट होती है, उसी तरह इलेक्शन कमीशन में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके लिए भी एक कोलिजियम सिस्टम होना चाहिए। जैसे जुडिशरी में कोलिजियम सिस्टम है, उसी तरह एक
कोलिजन सिस्टम होना चाहिए। एट लास्ट 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डिसीजन दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक संसद कोई नया कानून नहीं बनाती तब तक इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, अपोजिशन लीडर लोकसभा और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। परंतु सरकार ने इसके विपरीत फैसला लिया। सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक कैबिनेट मिनिस्टर की सिफारिश की, और जो आज इलेक्शन कमीशन में जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और जो सिलेक्शन कमेटी होगी उस कमेटी में प्रधानमंत्री, अपोजिशन लीडर लोकसभा और 3rd कोई कैबिनेट मंत्री होगा जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करेगा। इन 3 मेंबरों में जो सेलेक्ट करेगी, इन तीनों में 2 मेंबर सरकार के हैं और 1 अपोजिशन का है। क्या आपको लगता है कि वर्तमान में जो चुनाव आयोग में नियुक्ति है क्या वो सही है? क्या वो उसमें पारदर्शिता है, बिल्कुल निष्पक्ष है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, या इसमें कोई बदलाव होना चाहिए? आप कमेंट करके बताइए। यदि मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंसी को लेकर अगर अच्छी लगे तो आप इस पर कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद दोस्तों।